तो जो है आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, इक्विलिब्रियम। वैसे बेसिकली इक्विलिब्रियम के दो पार्ट हैं, एक है आपका केमिकल इक्विलिब्रियम और एक है क्या, आयनिक इक्विलिब्रियम। तो हम पहले पढ़ेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम, और केमिकल इक्विलिब्रियम में ऑलमोस्ट दो क्लास लगेगी, नहीं एक आज की और एक क्लास अगली। उसके बाद फिर आगे आपका पूरा क्या चलेगा, आयनिक इक्विलिब्रियम में चलेगा, ठीक है ना। केमिकल इक्विलिब्रियम बहुत इजी भी है एज कम्पेयर टू, अगर आयनिक की बात करो ज्यादातर प्रॉब्लम्स बच्चों को कहाँ आती हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम में आती हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम में एज इट इज बहुत ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि टॉपिक ये बहुत इजी है, आसान। बट हाँ, अगर आपको आयनिक समझना है तो उसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट इक्विलिब्रियम के आपको केमिकल से यूज करने पड़ते हैं। इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम कंडीशंस पर क्या क्या कंडीशंस होती हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इक्विलिब्रियम के, ये सारी बातें आपको पहले जाननी पड़ेंगी। तो अगर हम बात करें, चैप्टर का नाम हमारे क्या है, इक्विलिब्रियम। क्या नाम है, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को स्टार्ट करने से पहले आपको पता है कोई केमिकल रिएक्शन क्या होती है। एक केमिकल रिएक्शन एक रिप्रेजेंटेशन है सिंबल्स के फॉर्म में ऑफ एनी केमिकल चेंज। मतलब कोई केमिकल चेंज अगर हो रहा है तो उस केमिकल चेंज को सिंबल्स के फॉर्म में लिखना, उसे क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। जैसे मान लिया मैंने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, तो मैंने उसी को Mg+O2 और MgO बना दिया। ये क्या है, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कई टाइप की होती है, जिसमें से अगर हम बात करें तो आपने पढ़ा है कुछ, और वो क्या पढ़ा है कि सर जो केमिकल रिएक्शन होती हैं उसको हम डिवाइड करते हैं दो क्राइटेरिया के बेसिस पर। किसी क्राइटेरिया के बेसिस पर, दो। एक क्राइटेरिया है ऑन द बेसिस ऑफ हीट, ऑन द बेसिस ऑफ हीट। कि भैया हीट में चेंज वगैरह क्या हुआ है और कितना हुआ है। अगर आप इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हो तो एक क्राइटेरिया मिल गई आपको, और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, यानी रिएक्शन की डायरेक्शन कैसी है उसके बेसिस पर अगर हम बात करें तो भी हमारे पास केमिकल रिएक्शन के दो टाइप होते हैं। तो अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ हीट डिवाइड करेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ हीट मेरे पास दो तरीके के केमिकल रिएक्शन है। जैसे नंबर 1 दैट इज एक्सोथर्मिक। कौन सी रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या हम इसके बारे में ऑलरेडी थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ चुके हैं? बिल्कुल पढ़ चुके हैं। क्या होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, आपको ऑलरेडी पता है। दूसरी क्राइटेरिया मतलब दूसरी रिएक्शन की बात करें तो सेकंड है एंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसके बारे में भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं केमिकल जो है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। तो मतलब एक्सो और एंडोथर्मिक के बारे में तो हमें पता है। बेसिकली एक्सोथर्मिक क्या होता है, ऐसी रिएक्शंस जहां पर हीट रिलीज होती हैं उन्हें एक्सोथर्मिक बोलते हैं, और जहां हीट एब्जॉर्ब होती है उसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, किसके बेसिस पर, डायरेक्शन के बेसिस पर, तो मुझे पहली जो वैरायटी या जो पहली क्राइटेरिया पहला जो रिएक्शन मिलती है उसका नाम है रिवर्सिबल रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी ऐसी रिएक्शन जिसको रिवर्स किया जा सकता है, रिवर्स किया जा सकता है। जैसे मान लिया ये रिएक्टेंट से क्या बन रहा था, प्रोडक्ट बन रहा था, तो वापिस हम प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बना सकते हो। ऐसे रिएक्शन को रिवर्सिबल रिएक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रिवर्सिबल रिएक्शन बोला जाता है। आई होप ये क्लियर है। इसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरी है इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन यानी जिसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, दैट इज इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब जैसा कि बता रहा था कि ये दोनों तो हम पढ़ चुके हैं, इन दोनों के बारे में हमें जानना है, तो बहुत ज्यादा टाइम हम नहीं लगाएंगे।
हमारे पास ऑलरेडी लिखी हुई चीजें हैं कुछ, समझना ध्यान से इसको, एक बार सुन लेना फिर वापस से नोट करना। क्या कह रहा है? कह रहा है रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है? कह रहा है केमिकल रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट कैन बी कन्वर्टेड बैक इनटू रिएक्टेंट, यानी प्रोडक्ट को वापस से रिएक्टेंट में कन्वर्ट कर सकते हो। यानी आपने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाया था, वापस प्रोडक्ट से क्या बना सकते हो? रिएक्टेंट बना सकते हो। तो ये क्या हो गई? एक रिवर्सिबल रिएक्शन हो गई। जैसे मेरे पास N2 3H2 2NH3 बन रहा है। अगर मैं एक सिंगल एरो ऐसे लगाता, मतलब ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट बस बन रहा है। लेकिन अब जब ये डीटीसी वाला सिंबल लगा देते हैं ना, ये डीटीसी बस का सिंबल है ना, तो जब डीटीसी बस वाला सिंबल लगा देते हैं, मतलब ये रिएक्शन आगे भी जा सकती है और पीछे यानी बैकवर्ड भी आ सकती है। तो ये रिएक्शन कैसी है? रिवर्सिबल। अगर हम बात करें 3Fe 4H2 और Fe2O3 डॉट मतलब प्लस 4H2, तो क्या Fe3O4, तो क्या हुआ? 4H2O बना। और अगर 4H2 बना, अगर हम बात करें इस रिएक्शन की, तो ये भी रिवर्स हो सकती है। H2 प्लस I2 क्या बना? 2HI बना। ये भी रिएक्शन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में जा सकती है। तो ये क्या है? एक रिवर्सिबल रिएक्शन। मतलब एक और तरीका है आइडेंटिफाई करने का कि रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर आपको डीटीसी बस वाला सिंबल मिल जाएगा। अगर ये सिंबल है तो आप पहचान जाओगे कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। और अगर आपको रिवर्सिबल रिएक्शन लिखनी है तो आपको ये सिंबल बनाने पड़ेंगे बीच में। आगे प्रोसीड इन फॉरवर्ड एज वेल एज इन बैकवर्ड डायरेक्शन, यानी आगे और पीछे दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन चलती है। ठीक है। जनरली पॉसिबल इन ए क्लोज कंटेनर। कह रहा है ये रिएक्शन क्लोज कंटेनर में कराना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। जैसे मान लिया मैंने एक रिएक्शन कराई, उस रिएक्शन से यहां देखो, इस रिएक्शन में कौन बन रही है? हाइड्रोजन गैस बन रही है। अगर मैं इसको एक क्लोज्ड बर्तन में नहीं कराऊंगा, एक क्लोज्ड कंटेनर में नहीं कराऊंगा, तो जो हाइड्रोजन गैस बनेगी वो सारी की सारी स्केप कर जाएगी। सही बात है ना भाई? खुले में करा दूं, सारी हाइड्रोजन गैस हवा में मिल जाएगी, तो मुझे वापस से जो हाइड्रोजन गैस मैंने बनाई थी वो मिलेगा ही नहीं, वो तो चला गया। तो रिएक्शन रिवर्स नहीं हो सकती। क्योंकि रिवर्स होने के लिए आपको H2 और Fe3O4 दोनों चाहिए था। H2 तो कहां चली गई? गैस के फॉर्म में बाहर चली गई, वो है ही नहीं। तो क्या वापस बनेगा? रिवर्स हो सकता है? नहीं। अगर आपने क्लोज कंटेनर में बनाया तो क्या होगा? H2 गैस भी उसी कंटेनर के अंदर मौजूद रहेगी, बाहर नहीं जा पाएगी। इस वजह से रिएक्शन को आप क्या कर पाओगे? रिवर्स कर पाओगे। तो ये क्लोज्ड कंटेनर के अंदर आपको कराना पड़ेगा। और यहां कैन अटेन इक्विलिब्रियम, मतलब जो रिएक्शन रिवर्सिबल होती हैं वही इक्विलिब्रियम अटेन करती हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में कभी नहीं है। तो आप इससे क्या समझे कि आप इस चैप्टर में कौन से रिएक्शन के बारे में बहुत पढ़ने वाले हो? रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है इक्विलिब्रियम। और आपको पता है कि इक्विलिब्रियम कौन अटेन करेगा? रिवर्सिबल रिएक्शन अटेन करेंगे। तो यही तो हम पढ़ेंगे। फिर अगर आप बात करें करा रिएक्टेंट नेवर कंप्लीटली कंज्यूम्ड या कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, मतलब रिएक्टेंट कभी भी पूरी तरीके से खत्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा था, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा था, जब दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं तो कभी भी रिएक्टेंट खत्म हो ही नहीं सकता। सही बात है। इधर बात करें बिल्कुल अपोजिट है। कह रहा भैया प्रोडक्ट कैन नॉट बी कन्वर्टेड बैक इनटू रिएक्टेंट, वापस नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? देखो ध्यान से, AgNO3 की रिएक्शन NaCl से कराया, AgCl बना, AgCl पीपीटी के फॉर्म में नीचे क्या हो गया? सेटल डाउन हो गया। तो वापस से कंबाइन करके रिवर्स नहीं हो रहे हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन है। सिंगल एरो देख रहे हैं, सिंगल हेडेड एरो। NaCl को हमने H2SO4 से रिएक्शन कराया, क्या बनाया? NaHSO4 HCl बनाया, रिवर्स नहीं हो सकती, इरिवर्सिबल रिएक्शन है। जिंक H2SO4 और JnSO4 H2 गैस बनी, H2 गैस एस्केप कर गई, रिवर्स नहीं हो सकता। प्रोसीड ओनली इन वन डायरेक्शन, केवल एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड करते हैं, एंड दैट डायरेक्शन इज फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ही बनता है। ठीक है ना? जनरली पॉसिबल इन ओपन कंटेनर, ये रिएक्शन हम कहां कराते हैं? ओपन कंटेनर में। अगर कोई रिवर्सिबल रिएक्शन भी है, आप उसको ओपन कंटेनर में करा दो ना, तो ज्यादातर केस में क्या हो जाएगी? इरिवर्सिबल बन जाएगी। ठीक है ना? दिस डू नॉट अटेन इक्विलिब्रियम, और ये इक्विलिब्रियम अटेन नहीं करते, तो ऑब्वियसली इस चैप्टर में हम इनके बारे में तो बात नहीं करने वाले हैं। और रिएक्टेंट आर नियरली या कंप्लीटली कंज्यूम्ड, यानी लगभग पूरी तरीके से रिएक्टेंट क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं, और उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो आपको समझ में आया एक रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन में क्या फर्क होता है? तो फटाफट इसको नोट डाउन करोगे, फिर आगे चलते हैं इक्विलिब्रियम क्या होती है। आगे चलते हैं, तो हेडिंग डालेंगे टॉपिक जिसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम, या सिर्फ इक्विलिब्रियम भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। केमिकल
इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक, अगर हम बात करें केमिकल इक्विलिब्रियम की तो पहले कुछ बातें समझ लेना फिर बताता हूं। जैसे मान लिया मेरे पास रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है ना। एट एनी टाइम मान लिया टी इज इक्वल टू 0, यानी जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी तो ये 100 था और ऑब्वियसली रिएक्शन शुरू नहीं होती, 0 हो। टी इज इक्वल टू लेट से 10 सेकेंड्स, यानी रिएक्शन स्टार्ट हुए 10 सेकंड हो गए तो ये 80 बचा और ये कितना बन गया है, 20 बन गया। हाँ 10 सेकंड में। तो भैया टाइम का कंसंट्रेशन के साथ क्या लेना देना, ये तो अमाउंट है ना, मोल, तो इसका टाइम के साथ क्या लेना देना है। तो मान लिया टाइम कितना हो गया, 20 सेकंड हो गया, 20 सेकंड के बाद ये 60 बचा और ये 40, ठीक। फिर टाइम इज इक्वल टू कितना हुआ, 30 सेकंड हुआ, अभी भी ये 60 ही है और ये 40 ही है। टाइम टी इज इक्वल टू 40 सेकंड हुआ, अभी भी ये 60 ही है, ये 40 ही है। तो आप देखें एक समय के बाद रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है। अगर आप पहले देखोगे तो रिएक्टेंट कम हो रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, रिएक्टेंट कम हो रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, लेकिन जब यहां पहुंचे हो तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इसके बाद से क्या है, कांस्टेंट है, क्या इसमें कोई चेंज आ रहा है, नहीं आ रहा। तो इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं इसको हम, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। यानी वो कंडीशन है जब सारी चीजें क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, यानी कुछ चेंज नहीं हो रहा है, ना कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बदल रही है, ना प्रोडक्ट बदल रहा है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हो रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बन रहा है लेकिन उतना ही प्रोडक्ट से रिएक्टेंट वापस बन जा रहा है। लेट्स से इसमें 5 यूनिट प्लस हुआ तो इसमें 5 यूनिट माइनस हो जा रहा है, इसमें 5 यूनिट नया बना तो 5 यहां से वापस वहां बन जा रहा है, इसलिए चेंज कुछ नहीं आ रहा है, इसलिए चेंज कुछ नहीं आ रहा। तो ये क्या है, इक्विलिब्रियम है। ये क्या है, इक्विलिब्रियम। अगर आप इसी को थोड़ा और आसान शब्दों में समझो तो दो पानी की टंकी है और दोनों को मैंने कनेक्ट कर रखा है। क्या कर रखा है, दोनों को मैंने कनेक्ट, और बीच में एक ओपनिंग है। अगर एक में यहां पूरा पानी भरा हुआ है तो यहां से पानी यहां फ्लो करेगा, तब तक फ्लो करता रहेगा जब तक दोनों का लेवल सेम नहीं हो जाता, बराबर नहीं आता। जब दोनों का लेवल बराबर हो गया तो क्या होगा, वाटर का फ्लो रुक जाएगा, नहीं रुकता है। वाटर का फ्लो जितना इधर से इधर जा रहा था उतना इधर से इधर आएगा और आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि कुछ चेंज हो रहा है यहाँ। हाँ तो आप बोल सकते हो कि रुक जाता है, बट एक्चुअली में रुकता नहीं है ना, फ्लो तो हो रहा है ना, जितना जा रहा है उतना आ रहा है। अरे नालायको, ये नहीं देखा है, दो टंकी कनेक्ट की है, यहां से मैं कह रहा हूं यहां पानी ज्यादा भरा हुआ है तो पानी स्टार्टिंग में यहीं से यहीं जाएगा बस। मान लिया कुछ देर के बाद दोनों का लेवल बराबर हो गया, ये कितना लेवल हो गया दोनों का, अभी भी तो पानी फ्लो कर रहा होगा। अरे इधर से इधर जा रहा होगा और इधर से इधर आ रहा होगा, दोनों बराबर हैं तो आपको अपीयर नहीं होगा, बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि हो नहीं रहा है, हो तो रहा है ना, आपको दिख नहीं रहा है कि हाँ हो रहा है। तो दोनों का रेट क्या हो गया, बराबर, यानी इधर से इधर जाने का, इधर से इधर जाने का, दोनों का रेट क्या है, बराबर है। इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। जब इधर से इधर दोनों क्या आ रहे हैं, बराबर फ्लो कर रहे हैं, तो इस रेट को क्या बोला जाता है, इक्विलिब्रियम बोला जाता है। इस कंडीशन में क्या बोला जाता है, इक्विलिब्रियम बोला जाता है। जैसे यहां था कि भैया 60-40 पे आके रुक गया, अब इधर से इधर कुछ चेंज नहीं हो रहा है। अगर मान लिया इधर से 5 यूनिट इधर चला गया तो थोड़ी देर के बाद इधर से 5 यूनिट इधर आ जा रहा है वापस, तो नेट चेंज हमेशा क्या है, 0। तो इसलिए अगर हम बात करें तो इक्विलिब्रियम क्या है, इक्विलिब्रियम वो कंडीशन है जब किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं होता है, वो जितना था उतना ही रह जाता है। हाँ बताओ, हाँ देखो एक बात बताऊं,
जो हमने वाटर का एग्जांपल लिया और समझने के लिए एग्जांपल लिया। एट इक्विलिब्रियम ये जरूरी नहीं है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों जरूरी इक्वल हो जाए, क्योंकि हम एक केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं। उस केमिकल रिएक्शन के अंदर जैसे अगर मैं बात करूं, मेरे पास लेट से यहाँ है ये है, चलो आसान रिएक्शन ले लेते हैं, NaCl रिएक्शन हुई, यहाँ Na+ बना और लेट से यहाँ Cl- बना। मैंने 1 मोल NaCl लिया था, यह 1 मोल Na मिला, 1 मोल Cl मिला, तो अगर आप प्रोडक्ट में देखोगे तो 2 मोल है, लेकिन आप रिएक्टेंट में देखोगे तो 1 ही मोल है। अब बोलोगे सर ये कैसे हुआ? क्योंकि ये अपने एटम्स में टूटा है ना, तो है तो हमारे पास 1 मोल इधर ही, 1 मोल इधर भी, लेकिन ये क्या है, इससे ये पहले कंपाउंड के फॉर्म में था, अब वो आयंस के फॉर्म में टूट गया है, तो इसके 2 मोल्स बन गए। तो अगर ऐसे बराबर करने लगोगे तो सारी केमिकल रिएक्शन में बराबर जरूरी नहीं है कि हो, समझ गया ना? तो जब हम वाटर या बाकी सारी चीजों का एग्जांपल ले रहे हैं नॉर्मल कंडीशन के अंदर, तो हो सकता है वो दोनों सेम लेवल पे जाके बराबर हो जाएं, बट ये कंडीशन ध्यान रखना है कि एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ये जरूरी नहीं है कि वो बराबर हो, बराबर हो सकते हैं, कम या ज्यादा हो सकते हैं, बट ये कंपलसरी नहीं है कि बराबर हो, ठीक है ना? वो भी आगे आएगा, अभी चिंता मत करो। तो मैं क्या कह रहा हूं, इट इज ए कंडीशन when there is no change in concentration of reactant, there is no change in concentration of reactant और प्रोडक्ट, यानी जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम बोलते हैं। और इंपॉर्टेंट बात समझना, एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा, एट इक्विलिब्रियम, लेट से मेरे पास एक रिएक्शन आर थी, इससे क्या बन रहा था? प्रोडक्ट बन रहा था। तो ये होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, इसको मैं RF लिख रहा हूं, और ये होता है RB यानी रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो एट इक्विलिब्रियम याद रखना कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यानी जिस स्पीड से रिएक्शन आगे की तरफ जा रही है इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ बैकवर्ड यानी फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी, जब क्या आ जाएगा? इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो क्लियर है बात? तो यहां तक नोट करो। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें तो देखो थ्योरी है, इसलिए ऑलरेडी मैंने स्क्रीनशॉट लेके यहां डाल दिया है। तो क्या कह रहा है कि केमिकल इक्विलिब्रियम इज ए डायनेमिक इन नेचर। समझना, डायनेमिक नेचर का मतलब क्या है? जो मैंने बताया कि इक्विलिब्रियम आपको लगेगा कि रुक गई है, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनना अब रुक गया है, बट ऐसा नहीं होता है, वो कॉन्टिन्यूसली चल रहा होता है। तो कह रहा है दैट इज द रिएक्शन ऑल्दो अपीयर्स टू बी स्टॉप्ड बट एक्चुअली टेक प्लेस इन द बोथ द डायरेक्शन विद द सेम स्पीड। ठीक है ना? कह रहा है कि केमिकल इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड फ्रॉम द बोथ साइड। दो तरीका है। जैसे देखो मैं कह रहा हूं कि मैंने स्टार्ट कहां से किया? रिएक्टेंट से। रिएक्टेंट धीरे धीरे खत्म होता गया, प्रोडक्ट बना और इक्विलिब्रियम आ गई। अगर मैं प्रोडक्ट से स्टार्ट करूं तो कुछ समय के बाद धीरे धीरे प्रोडक्ट खत्म होगा और रिएक्टेंट बनेगा, तब भी इक्विलिब्रियम आ जाएगी। यानी चाहे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना के इक्विलिब्रियम अटेन करो, चाहे प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बना के इक्विलिब्रियम अटेन करो, दोनों डायरेक्शन में क्या आएगा? सेम आएगा। जैसे 2H2 H2 प्लस I2 अभी भी इक्विलिब्रियम आएगा, H2 प्लस I2 से 2HI बना दो तब भी इक्विलिब्रियम अटेन होगा। कह रहा एट इक्विलिब्रियम ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हैव द कांस्टेंट कंसंट्रेशन। इंपॉर्टेंट बात है, सेम नहीं बोला है, क्या बोला है? कांस्टेंट कंसंट्रेशन होगा, एंड दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फैक्ट वेदर
द रिएक्शन स्टार्ट फ्रॉम द फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन विद द रिएक्टेंट विद द प्रोडक्ट। मतलब आगे से स्टार्ट किया है, पीछे से स्टार्ट किया है, और रिएक्शन में रिएक्टेंट से स्टार्ट किया आपने रिएक्शन, या फिर प्रोडक्ट की तरफ से रिएक्शन स्टार्ट किया है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी सिंपल शब्दों में फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन से स्टार्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाओ, चाहे आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाओ, दोनों बातें क्या रहेंगी? सेम। यही सिंपल शब्दों में कहना चाह रहा है। कह रहा है इक्विलिब्रियम इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। अगर कोई कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट क्या होते हैं? जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। अगर कोई कैटलिस्ट है तो उससे इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस इक्विलिब्रियम जो पहले मान लिया 10 मिनट के बाद अटेन हो रहा था, वो शायद 5 मिनट, 6 मिनट या 7 मिनट पे ही अटेन हो जाए, आ जाए। तो कह रहा है द कैटलिस्ट ओनली हेल्प अटेनिंग इक्विलिब्रियम रैपिडली, यानी इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाता है, बस और कुछ नहीं। कह रहा है मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम, जैसे टेम्परेचर हो गया, कंसंट्रेशन हो गया, कलर हो गया, डेंसिटी हो गया, डू नॉट अंडरगो एनी चेंज विद द टाइम एंड द केमिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्या जब इक्विलिब्रियम आ जाती है तो कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होगा, कलर में कोई चेंज नहीं होगा, डेंसिटी में कोई चेंज नहीं होगा, ये सब क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। होमोजेनस इक्विलिब्रियम क्या होता है भाई साहब? जितने भी लोग रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर उन सब की फिजिकल स्टेट सेम है, जैसे ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड, देखो ध्यान से, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, यानी सब लिक्विड है, इसे बोलते हैं होमोजेनस इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? होमोजेनस इक्विलिब्रियम। हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम, ये देखो सॉलिड है, ये गैस है, ये सॉलिड है, ये गैस है। मतलब अगर फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सेम ना हो तो उसे क्या बोलते हैं? हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम बोलते हैं। क्या? इक्विलिब्रियम इन द इक्विलिब्रियम इन विच द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन द 2 और मोर फेज, यानी 2 अलग अलग फिजिकल स्टेट में होंगे, तो उसे क्या बोला जाएगा? हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम कहा जाता है। क्लियर है? तो इसको नोट डाउन करोगे, उसका से आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। अब हमारे पास टॉपिक जो आता है उसका नाम है एक्टिव मास। क्या नाम है? एक्टिव मास। क्या होता है एक्टिव मास? ज्यादा कुछ नहीं। अगर हम बात करें एक्टिव मास का, पहले तो सिंबल याद रखना है। इसका सिंबल क्या होता है? इसका सिंबल भैया ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट है। कौन सा ब्रैकेट? स्क्वायर ब्रैकेट। और एक्टिव मास कुछ नई चीज है, ये एक्चुअली में कंसंट्रेशन है। क्या है ये? क्या है भाई साहब? कंसंट्रेशन, या आप बोलो ये क्या है? मोलैरिटी है। क्या है ये? मोलैरिटी है। या आप बोलो ये क्या है? मोल्स पर लीटर है। हाँ, मोल्स पर लीटर। ठीक है ना? तो ओवरऑल कहने का मतलब एक्टिव मास एक तरीके से क्या है? कंसंट्रेशन ही है, कुछ नई चीज नहीं है। कंसंट्रेशन की मेजरमेंट को ही हम क्या बोलते हैं? एक्टिव मास बोलते हैं। यहां पर कुछ बातें सुना ध्यान से। अगर मैं एक्टिव मास की बात करूं, किसकी बात करूं? एक्टिव मास की, तो एक्टिव मास इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस, यानी किसी भी सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। वॉल्यूम इन लीटर, यानी लीटर में क्या निकाल लो? वॉल्यूम। तो भैया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस को हम और कैसे लिख सकते हैं? वेट। अच्छा, पहले नंबर ऑफ मोल्स को हम एन से लिखते हैं और वॉल्यूम को किससे लिखते हैं? पी से। अब अगर मैं बात करूं इसी को, नंबर ऑफ मोल्स को हम कैसे लिखते हैं सर? डब्ल्यू से। सही बात है ना? और मोलर मास को किससे लिखते हैं? एम से। और ये वॉल्यूम हमारा क्या है? वी। वॉल्यूम हमारा क्या है? वी। अब आप मुझे बताओ, वेट अपॉन में वॉल्यूम एक्चुअली में क्या होता है? अच्छा, एक और चीज पहले लिख दो, मैं और करके लिख दे रहा हूं। अगर हम बात करें, अगर मैं इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये वॉल्यूम याद रखना, ये किस में हो जाएगा?
ml में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? ml में। अब मैं क्या कह रहा हूं कि भाई साहब ये देखो W अपॉन में V, ये एक्चुअली में डेंसिटी होता है। ये क्या होता है? डेंसिटी होता है। तो डेंसिटी का सिंबल क्या होता है? रो। तो अगर मैं बोलूं तो एक्टिव मास और क्या हो सकता है सर? सर एक्टिव मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो अपॉन में m, यानी मोलर मास। तो रो अपॉन में मोलर मास हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? एक्टिव मास। अब सुनना, अगर मान लिया प्रेशर हुआ, मतलब गैस हुई, जैसे अगर मान लिया एक्वस सॉल्यूशन हुआ, तो एक्वस सॉल्यूशन के लिए तो आप इस तरीके से मेजर कर लोगे। लेकिन अगर मान लिया क्या हुआ फॉर गैस, किसके लिए? फॉर गैस, प्रेशर इज यूज्ड, यानी गैस का एक्टिव मास मेजर करने के लिए हम क्या मेजर करते हैं भाई साहब? प्रेशर मेजर करते हैं। क्या मेजर करेंगे? प्रेशर मेजर करेंगे फॉर गैस। गैस के लिए क्या यूज करेंगे? प्रेशर। और अगर आपके पास क्या हुआ सॉलिड, प्योर सॉलिड, या क्या हुए प्योर लिक्विड हुए, क्या हुआ भाई साहब? प्योर सॉलिड हुआ या फिर प्योर लिक्विड हुआ, तो क्या होगा? और प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड, प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड के लिए जो एक्टिव मास होता है, एक्टिव मास इज 1। इसको क्या माना जाता है? 1। मैं 1 की जगह से यूनिटी लिख दूं, चलेगा? यूनिटी मतलब 1। कितना? 1। तो भैया इसको हम 1 क्यों मान रहे हैं, इसकी बात पहले करते हैं। क्योंकि जब प्योर सॉलिड और हम प्योर लिक्विड की बात करते हैं, तो प्योर सॉलिड और लिक्विड का डेंसिटी और मोलर मास दोनों क्या होते हैं? कांस्टेंट। बिकॉज डेंसिटी एंड मोलर मास क्या होता है? इसका कांस्टेंट होता है। यानी सॉलिड और लिक्विड के लिए डेंसिटी भी कांस्टेंट है, मोलर मास भी कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट है, तो हमने क्या मान लिया? उसको 1 मान लिया। ठीक है ना? तो जब भी आपको प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड दिखे तो आपको उसका मोलर मास कितना? 1 मानना है। या सिंपल शब्दों में 1 से मैं मल्टीप्लाई करूं, 1 से मैं डिवाइड करूं, क्या कुछ फर्क पड़ेगा? तो मैं सीधा इग्नोर मार दूं जब कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ध्यान रखना है, अगर क्या हो एक्वस हो, जैसे ये एक्टिव मास जो आपने निकाला है ना मोल पर लीटर, ये किसके लिए है? फॉर एक्वस। किसके लिए है? एक्वस के लिए है। ये किसके लिए है? गैस के लिए। यानी प्रेशर मेजर करोगे गैस के लिए, एक्टिव मास एक्वस में है तो मोल्स मतलब डेंसिटी अपॉन मोलर मास, या फिर ये ऊपर वाला जो फॉर्मूला है ये भी किसके लिए है? एक्वस के लिए है। मतलब ये जो फॉर्मूला दिख रहा है ना आपको, ये भी किसके लिए है? एक्वस के लिए। और एक्वस। क्लियर है बात? तो अगर यहां तक बात समझे तो अब आते हैं थोड़ा सा एक टर्म समझते हैं, पार्शियल प्रेशर। कौन से टर्म? पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर क्या होता है? प्रेशर ऑफ गैस इन ए मिक्सचर ऑफ गैस, इन ए मिक्सचर ऑफ गैस। यानी किसी गैस के मिक्सचर में, किसी गैस के मिक्सचर में से एक इंडिविजुअल गैस का जो प्रेशर होता है, यानी प्रेशर ऑफ ए गैस, यहां बीच में एक चीज ऐड कर रहा हूं थोड़ा क्लियरिटी के लिए, प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैस, इंडिविजुअल गैस इन ए मिक्सचर ऑफ गैस, यानी एक मिक्सचर है, उस मिक्सचर में से किसी एक गैस का अपना खुद का प्रेशर कितना है, वो पार्शियल प्रेशर है। जैसे मान लिया मेरे पास ये एक कंटेनर है, ठीक, इस कंटेनर का टोटल प्रेशर जो है
लेट से मान लेता हूं पीटी है, क्या है, पीटी, और इस कंटेनर के अंदर एक मेरे पास गैस ए है, एक मेरे पास गैस बी है, दो ही गैस मान लेते हैं। तो अकेले अकेले इन गैस का जो प्रेशर होगा वो होगा पार्शियल प्रेशर, अकेले इन गैस का जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, पार्शियल प्रेशर। भैया इन दोनों गैस का कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूशन होगा और दोनों को मिला के ही टोटल प्रेशर बन रहा होगा। तो अपना अकेले का खुद का कितना प्रेशर है हर एक गैस का, वो पार्शियल प्रेशर होता है। तो अगर मान लिया मैंने लिखा पीए, तो पीए का मतलब क्या हुआ, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, क्या हुआ, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। अगर मैं लिखूं पीबी, तो ये क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, और पीटी तो आपको पता है टोटल प्रेशर। तो अगर मुझे पीए निकालना हो, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए निकालना हो, तो याद रखना मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की मल्टीप्लाई कर दूंगा पीटी के साथ। अगर मुझे पीबी निकालना हो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की मल्टीप्लाई कर दूंगा पीटी के साथ। ये फॉर्मूला याद रखना कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनटू में टोटल प्रेशर, इनटू में टोटल प्रेशर। क्लियर है बात? यानी ओवरऑल कंक्लूजन ये है, क्या है कि जो पार्शियल प्रेशर है, जो पार्शियल प्रेशर है वो किसके बराबर है, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन याद है फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, इनटू में टोटल प्रेशर, इनटू में टोटल प्रेशर। तो अगर आप ऐसा करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, पार्शियल प्रेशर मिल जाएगा। क्लियर? तो हमने पार्शियल प्रेशर समझ लिया, हमने पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते हैं ये देख लिया, अगर हमें टोटल गैस का प्रेशर दे रखा हो। अब हम बात करते हैं अगले टर्म की, जिसका नाम है लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या नाम है इसका, लॉ ऑफ मास एक्शन। इसको हम प्यार से लोमा बोलते हैं, लोमा, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, लोमा। सुना जानते, अगर हम लॉ ऑफ मास एक्शन की बात करें तो ये लॉ क्या कहता है, कहता है रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली proportional to concentration of reactant or product raised to the power equal to stoichiometric coefficient, stoichiometric coefficient of balanced chemical equation, of balanced chemical equation, of balanced chemical equation। क्या कहने का मतलब इसका, देखना ध्यान से। अगर मेरे पास A प्लस B गिव्स C प्लस D, ये प्रोडक्ट बन रहा है। लेट्स से इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट स्मॉल a है, बैलेंस रिएक्शन होनी चाहिए। इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट स्मॉल b है, इसका स्मॉल c है और इसका स्मॉल d है, ठीक है ना, ये है मेरे पास।
तो आपको पता है अगर आगे जाओगे तो ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा और पीछे आओगे तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होगा। तो चाहे आप फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट निकालो या बैकवर्ड रिएक्शन का निकालो, तो कहता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी रेट जो निकालोगे तो रेट क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट। अच्छा, अगर मान करें तो मेरे पास रिएक्टेंट कौन है, ए और बी है। पहली बात तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगा रहा हूं, कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी, इसकी पावर में कौन जाएगा, यहां ए, और इसकी पावर में कौन जाएगा, बी। अगर मैं प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा तो इक्वल का साइन आएगा और एक कांस्टेंट आएगा, दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड के एफ, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन है ना, तो कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अगर मैं ऐसे ही रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन निकालूंगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब तो ना उल्टा हो जाएगा, क्योंकि अब मेरे लिए रिएक्टेंट तो क्या हो गया, सीओडी हो गया ना, क्योंकि रिएक्शन ये उल्टी चल रही है, मेरे लिए रिएक्टेंट कौन हुआ, ये, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूंगा तो कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर सी और कंसंट्रेशन ऑफ डी की पावर डी आएगा। और अगर मैं आर बी निकालूंगा तो इज इक्वल टू साइन, और यहां क्या जाएगा, के बी, और ये क्या जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर सी और कंसंट्रेशन ऑफ डी की पावर डी। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2, सही बात। अब आपको ये एक बात पता है, और वो बात कौन सी है, जो आपको पता है और वो आपको ही नहीं पता, ये कौन सी बात आपको पता है, ठीक। तो वो क्या है कि भाई एट इक्विलिब्रियम, कब, एट इक्विलिब्रियम, यानी जब इक्विलिब्रियम आ जाती है, जब इक्विलिब्रियम आ जाती है तो यह रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर होता है कि नहीं होता है। तो अगर बराबर होता है सर, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या था सर, के एफ, कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए और कंसंट्रेशन ऑफ स्मॉल इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा भाई साहब, के बी, कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर स्मॉल सी और कंसंट्रेशन ऑफ डी की पावर स्मॉल डी। अब इधर देखना है इधर, अगर मैं के एफ को नीचे क्या ले आऊं, के बी ले आऊं, इज इक्वल टू, इसको उधर भेज दे रहा हूं, कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी की पावर डी अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी, यही आएगा। और ये जो आपका के एफ एंड के बी है, ये जो आपको के एफ एंड के बी दिख रहा है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, के बोलते हैं, नहीं, के एफ अपॉन में के बी को क्या बोलते हैं हम, क्या, अरे इसको इधर भेजा हूं और इसको इधर भेजा हूं, अरे के बी इधर लेके आया हूं तो नीचे आ जाएगा, और ये उधर ले गया हूं तो नीचे चला गया, ठीक है ना। तो के एफ अपॉन में के बी क्या होता है, के होता है, और के को ही हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं। इधर देखो, तो के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सर, कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी की पावर डी और कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी, ठीक। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया किसका, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। अभी जो के है, दिस के इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्या बोलते हैं इसको हम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्या बोलते हैं इसको हम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं। अभी जो के है, अच्छा आप देखो के की वैल्यू क्या है, के इज इक्वल टू के एफ अपॉन में के बी, ते भी लिख दे रहा हूं यहां पे, यानी के इज इक्वल टू क्या होता है, के एफ अपॉन में के बी। तो अगर कभी मान लिया क्वेश्चन में के एफ और के बी ही दे दिया और के निकालना है, तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज हो जाएगा, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, यहाँ पे ये जो के है ना, यानी ये जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, क्या है,
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, जिसको हम के बोल रहे हैं, ये दो कंडीशन हो सकती है इसकी। किसके लिए? पहले फॉर एक्वस रिएक्शन, अगर रिएक्शन कैसी हो? एक्वस हो। और दूसरा किसके लिए? फॉर गैसियस रिएक्शन, यानी अगर पूरी रिएक्शन कैसी हो? गैसियस हो। अगर रिएक्शन कैसी हुई? एक्वस। अगर रिएक्शन कैसी हुई? एक्वस हुई, तब तो फॉर्मूला एज इट इज जो था ये लग जाएगा। ये फॉर्मूला एज इट इज जो है वो क्या हो जाएगा? अप्लाई हो जाएगा। तो थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक, यानी एज इट इज ये वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा। क्लियर है क्या इतनी बात? लेकिन अगर रिएक्शन क्या हुई? गैसियस हुई। अच्छा एक और बात, जब एक्वस फॉर्म में होगा तो इसको हम बोलते हैं केसी। क्या बोलते हैं इसको हम? यानी जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इसको सिर्फ के ना बोलिए, क्या बोलते हैं? केसी बोलते हैं। और अगर गैसियस रिएक्शन हुई तो इसको हम बोलते हैं केपी। क्या बोलते हैं इसको हम? केपी। तो अगर मैं केपी की बात करूं तो केपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ऊपर क्या है? सी, तो बस कंसंट्रेशन ना बोल करके प्रेशर ऑफ सी, और प्रेशर ऑफ सी की पावर क्या हो जाएगा? सी। और प्रेशर ऑफ डी की पावर क्या हो जाएगा? स्मॉल डी। एंड डिवाइड में प्रेशर ऑफ ए की पावर में क्या आ जाएगा? स्मॉल ए। और प्रेशर ऑफ बी की पावर में क्या आ जाएगा? स्मॉल बी आ जाएगा। क्लियर है क्या? तो मतलब बस क्या फर्क आया है सर, ये सारी चीजें आपने किस में लिख ली हैं? इन टर्म ऑफ प्रेशर लिख दी है। किसमें लिख दी है? इन टर्म ऑफ प्रेशर। तो ये हमारे पास क्या आ गया? केपी आ गया। यानी अगर रिएक्शन गैसियस हो तो वो फॉर्मूला बनेगा, और अगर रिएक्शन कैसी हो? एक्वस हो, तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। कोई समस्या है यहां तक? ठीक, पीछे की सारी चीजें नोट डाउन कर ली थी, ठीक है। तो हमें बता लिया कि केसी और केपी किस तरीके से निकलेगा। केपी और केसी किस तरीके से निकलेगा। अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, यानी केपी और केसी में क्या रिलेशन होता है। चले भाई करें, ठीक। लेट तो नहीं हो रहा ना? स्कूल जाना है? तो हमारे पास टॉपिक क्या है? रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब यहां से क्वेश्चन तो आपको 100% मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है ना? तो ये क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर मैं रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी की बात करूं तो एक बात सुना है, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, आप मुझे बताओ पीवी इज इक्वल टू क्या होता है? एनआरटी होता है। क्या होता है? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। सही बात है ना? तो बहुत बढ़िया बात। तो अगर मैं प्रेशर इज इक्वल टू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? एन अपॉन में वी होगा, और इंटू में क्या है? आरटी। होगा कि नहीं होगा? अब आपको पता है एन अपॉन में वी एक्चुअली में क्या होता है? कंसंट्रेशन है ना? ये क्या है? कंसंट्रेशन, या आप बोलो ये क्या है? एक्टिव मास है कि नहीं है? बहुत बढ़िया है। तो ये इसका मतलब प्रेशर इज इक्वल टू, अगर मैं ये स्क्वायर ब्रैकेट इसकी जगह लिख दूं क्योंकि सिंबल था एक्टिव मास का, इनटू में आरटी। सही बात है। अब आप सोचो ध्यान से, मैं क्या कर सकता हूं सर? अगर मैं प्रेशर ऑफ ए लिख रहा हूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ ए, और इनटू में क्या? आरटी। अगर मैं प्रेशर ऑफ बी लिख रहा हूं तो सर इसकी जगह में क्या लिख सकता हूं? कंसंट्रेशन ऑफ बी इंटू में
RT नहीं, अभी नहीं लगेगा ना। अगर हम प्रेशर ऑफ C लिख रहे हैं तो सर कंसंट्रेशन ऑफ C इनटू में RT लिख सकते हैं। और अगर ऐसे ही मैं क्या लिख रहा हूं, प्रेशर ऑफ D लिख रहा हूं तो सर कंसंट्रेशन ऑफ D इनटू में क्या लिख सकते हैं, RT लिख सकते हैं। आई होप इतना तो क्लियर। अब अगर मैं किसकी बात करूं, KP की, तो सर KP इज इक्वल टू क्या होता है, बताओ जल्दी से। KP इज इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर ऑफ C की पावर C, प्रेशर ऑफ D की पावर D, प्रेशर ऑफ A की पावर A एंड प्रेशर ऑफ B की पावर B। अब मुझे प्रेशर ऑफ ABCD पता है, मैं रख सकता हूं। तो अगर मैं प्रेशर ऑफ C रखूंगा तो कंसंट्रेशन ऑफ C और RT आएगा, यानी कंसंट्रेशन ऑफ C और RT, और आपको पता है इस पूरे की पावर क्या आ जाएगी, C आ जाएगी। सही बात है ना। अगर यहां लिखूंगा तो कंसंट्रेशन ऑफ D इनटू में RT और इस पूरे की पावर क्या आ जाएगी, स्मॉल d। सही बात है, अपॉन में। अगर हम बात करें तो यहां क्या आ गया, प्रेशर ऑफ A था तो क्या जाए कंसंट्रेशन ऑफ A और RT, और इस पूरे की पावर क्या आ जाएगी, A आ जाएगा। सही बात है ना। और ये क्या जाए कंसंट्रेशन ऑफ B और यहां RT, और इस पूरे की पावर क्या आ जाएगा, अरे बोलो क्या आ जाएगा, B। बात सही है। अब ध्यान से देखना, अगर आप लोग बोलो तो भैया C पावर में है तो C की पावर C आ जाएगी और RT की पावर भी C आ जाएगी। तो मैं बस एक छोटा सा काम कर रहा हूं, ध्यान से देखना, अगर कोई दिक्कत होगी तो तुरंत बताना। मैं क्या कर रहा हूं, कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर C लिख दिया, कंसंट्रेशन ऑफ D की पावर D लिख दिया, ठीक है ना। और यहां RT की पावर C था और RT की पावर D था, अलग कर दिया डिवाइड में। यहां कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर A रखा, कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर B रखा, यहां RT की पावर A आया, यहां RT की पावर B आया ना, RT की पावर। आप बस मुझे इतना बताओ कि सर ये इतना क्या है, जो ये इतनी चीज है ये एक्चुअली में क्या है, दिस इज एक्चुअली में KC है ना, KC। तो क्या मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूं, KC लिख सकता हूं। दिस इज एक्चुअली में क्या है, KC। तो आया मेरे पास KP इज इक्वल टू, यहां लिखा मैंने KC। अब सोचो सबका बेस सेम है, अरे बेस सेम है ना, तो क्या कर सकता हूं, RT लिख सकता हूं पहले तो। और सर जब बेस सेम होता है, कलर में चेंज कर लेता हूं, इसको व्हाइट कर देता हूं। अगर KP इज इक्वल टू क्या है, KC। सर अगर अगर बेस सेम हो, मल्टीप्लाई में हो तो पावर ऐड हो जाती है, और डिवाइड में हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। अच्छा एक और काम करते हैं, चलो ऐसे लिख दूं, RT की पावर ऊपर आएगा तो C प्लस D हो जाएगा, पावर ऐड, और नीचे आएगा तो RT की पावर क्या हो जाएगा, A प्लस B हो जाएगा। और अब दोनों डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी, बहुत बढ़िया हो जाएगी। तो अगर पावर अब सब्ट्रैक्ट हो जाएगी तो मैं क्या कर सकता हूं, अगले पेज पे चल लूं क्योंकि जगह तो नहीं लग रही है। तो मेरे पास आया KP इज इक्वल टू KC, और यहां आ जाएगा RT की पावर, ऊपर आ जाएगा C प्लस D, ये मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, और माइनस A प्लस। अच्छा बताओ CD और AB ये एक्चुअली में थे क्या, ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है महाराज। और अगर रिएक्शन गैसियस है, क्योंकि आप KP निकाल रहे हो, अगर रिएक्शन गैसियस है तो ये किसके मोल्स होंगे, गैस के मोल होंगे। और आपको याद हो तो डेल्टा NG आप क्या था बताओ जल्दी से,
गैस के मोल किसके, प्रोडक्ट के, यानी टोटल मोल्स गैस के किसके निकालते थे, प्रोडक्ट के, और माइनस रिएक्टेंट के। क्या वही तो है यहाँ पे? अगर मैं रिएक्शन की बात करूं तो मैंने रिएक्शन क्या लिखा था स्टार्टिंग में ही, मैंने रिएक्शन माना था कि सर ए प्लस बी रिएक्ट करके सी प्लस डी बना रहे हैं। अगर ये सब गैस में है तो ये ए बी सी और डी होगा। तो सर ये प्रोडक्ट के मोल हो गए सी प्लस डी, ये रिएक्टेंट मोल हो गए ए प्लस बी। और आपको पता है प्रोडक्ट के मोल्स माइनस रिएक्टेंट के मोल क्या होता है, डेल्टा एनजी होता है ना, होता है कि नहीं होता है? तो अगर हम बात करें तो यहां केपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के सी आर टी की पावर में डेल्टा एन जी। तो यहां हो गई थोड़ी बहुत थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट यूज, जहां पर डेल्टा एन जी क्या होता है, नंबर ऑफ या टोटल गैस मोल्स किसके, ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल गैस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर है बात? ठीक। अब यहां पे मैं एक काम आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, इफ डेल्टा एन जी इज इक्वल टू 0 तो क्या होगा, इफ डेल्टा एन जी इज नेगेटिव तो क्या होगा, अगर डेल्टा एन जी पॉजिटिव हुआ तो क्या। मैं ये तीन चीजें आपके ऊपर छोड़ के जा रहा हूं कि आप लोग कुछ इसका करके आओगे, ठीक है ना। डेल्टा एन जी 0 हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है। तो अलग अलग कंडीशन में क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो आज की क्लास बस यहीं तक छोड़ेंगे, बाकी अगली क्लास में इसके आगे हम बात करेंगे जो भी बचे हुए टॉपिक है, ठीक है ना। तो बस आज के लिए धन्यवाद।